हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सी ए निखिल गांधी। आज हम चैप्टर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्लस हम जर्नल लेजर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। तो ये एबीसी तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। एबीसी पॉइंट्स बेसिकली क्या है, ये आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग एंट्री से जर्नल एंट्रीज मारने वाली पॉइंट्स है। जब ये जर्नल एंट्रीज मारने वाली पॉइंट हमें समझ में आ जाएगी ना, आगे अपने जीवन में सुख शांति चैन सब आने वाला है। तो बेसिकली जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है मैंने उसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है सर, हमने उसको कौन से दो पार्ट्स में बाइफरकेट करने की कोशिश की हुई है। एक तो है आपका क्रेडिट, जो भी आपके ट्रांजेक्शन है। एक है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा है आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कि भाई साहब कैश रिसीव हो रहा है या कैश पे हो रहा है। किसको रिसीव हो रहा है, किसको पे हो रहा है। बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है या बिजनेस को कैश पे करना पड़ रहा है। अगर बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें कैश को डेबिट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस को कैश पे करना पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, हमें एंट्री मारनी पड़ेगी अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू दैट रिस्पेक्टिव अकाउंट। अगर मैं सैलरी पकड़ के चलता हूं तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूं। अगर आपको कैश पे करना पड़ रहा है, सैलरी में तो आप पे ही करेंगे, मैं रेंट लिख लेता हूं। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। टू कैश लिख लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सैलरी अकाउंट। एग्रीड है। ये नॉर्मल सा फंडा है जो हमने देखा था, कैश रिसीव हो रहा है, कैश हमें पे करना पड़ रहा है। इसके बेसिस के ऊपर ही हम अकाउंटिंग एंट्री मारने वाले हैं। मालूम है कि ये काफी बेसिक चीज है सर, ये हमने पढ़ी है, ये किया हुआ है, बट ये जो 10 मिनट का बेसिक्स है, 10 मिनट ही लगने वाला है। ये 10 मिनट के बेसिक्स ही आपको आगे का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझाने वाला है। तो प्लीज आप उस एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आगे आ जाता हूं। और सर अभी ये ट्रांजेक्शन, अगर ये ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट में हो गए तो कैसे करने वाले हैं। समझिए कि सैलरी इज पेएबल टू मिस्टर एक्स, तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ सैलरी या रेंट इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर वाई, तो हम लोग क्या करने वाले, अगर सैलरी इज पेएबल टू मिस्टर एक्स तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग एंट्री मारने वाले हो सैलरी अकाउंट डेबिट। नीचे क्या लिखेंगे आप, देखिए आपका कैश गया है क्या, नहीं मेरा कैश नहीं गया है, तो कैश की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं मिस्टर एक्स। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता हूं, आपको रेंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर वाई है। अगर रिसीव हुआ रहता तो हम एंट्री मारते थे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, बट रिसीव हुआ नहीं है, होने वाला है। किससे होने वाला है, मिस्टर वाई से। तो कैश को तो आप डेबिट नहीं कर सकते हो, तो आप मिस्टर वाई अकाउंट को ही आप डेबिट कर दीजिए। होपफुली ये चीज हमें समझी है, होपफुली हमें ये बेसिक चीजें डाइजेस्ट हो चुकी है सर। यस, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो सर ये तीन ही चीजें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आ जाता हूं आपके दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरे वाले पार्ट पे क्या करना है, आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि जो भी मेरा अकाउंट है वो कहाँ पे जाने वाला है। वो मेरा लाइबिलिटीज में जाने वाला है, वो मेरा असेट्स में जाने वाला है, वो मेरा एक्सपेंस में जाने वाला है, या वो मेरा इनकम में जाने वाला है। जैसे सैलरी वो हमारा एक्सपेंस है, जैसे रेंट रिसीवेबल है तो वो मेरा इनकम हो गया, कमीशन रिसीवेबल है तो मेरा इनकम हो गया, कमीशन पेड या पेएबल है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए एसेट हो गया, कैपिटल लोन मेरे लिए लायबिलिटीज हो गया। तो हम ये छोटा सा क्लासिफिकेशन तो कर सकते हैं। इसी क्लासिफिकेशन पे बेस में हम लोग बोल सकते हैं लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है, लायबिलिटीज को रहता है क्रेडिट बैलेंस। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है, एसेट को रहता है डेबिट बैलेंस। अगर एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस को रहता है डेबिट बैलेंस, इनकम को रहता है क्रेडिट बैलेंस। होपफुली ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई। ये हमारा पहला पार्ट। अभी ये इस पहले वाले पार्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, हमें ये भी चीज समझनी। मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, विच इज योर सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमें समझना है थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको हम समझने वाले। +3 + 4, क्या दोनों का साइन सेम है, यस दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करने वाले, हम लोग 7 लिखने वाले। आगे कौन सा साइन आ जाएगा, आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। -3 - 4, दोनों का साइन सेम है, यस दोनों का साइन सेम है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों को ऐड करने वाले हैं। 3 + 4 कितना हो गया, 7। आगे कौन सा साइन आ जाएगा, आगे
माइनस वाला साइन आएगा। तो हम लोग क्या करने वाले, -7 करने वाले। बेसिक मैथमेटिक्स है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड मैथमेटिक्स है। तो यही मैथमेटिक्स को हम लोग अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सर 3 डेबिट 4 डेबिट दोनों का साइन सेम है? यस, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। आगे क्या आ जाएगा? 7 डेबिट आ जाएगा। वैसे ही 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट, क्या दोनों का साइन सेम है? यस, दोनों का साइन सेम है। तो अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 4 = 7, और आगे क्या लिख लेंगे हम? 7 क्रेडिट लिख लेंगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इस वाले पॉइंट का इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है और अगर इस क्रेडिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है, अगर क्रेडिट बैलेंस है जो भी मेरा लेजर अकाउंट है, अगर उसको क्रेडिट बैलेंस है और अगर उस क्रेडिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा जो लेजर अकाउंट है उसको डेबिट बैलेंस है और आपको अगर उस डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको और डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम साइन रहता है तो ही वो इंक्रीज होता है, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो फिर उसको हम आगे देखने वाले हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ +3 - 4, +3 - 4, इस केसेस में क्या होने वाला है सर? देखिए सर जी, दोनों का साइन अलग अलग है। यस, दोनों का साइन अलग अलग है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले। 4 - 3 कितना हो जाता है? 4 - 3 1 हो जाता है। अभी 1 को कौन सा साइन आएगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है कि 4 है? सर 4 बड़ा नंबर है। 4 को कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी मैं -1 लिखने वाला हूँ। वैसे ही मैं थोड़ा राइट में आ जाता हूँ। अभी उल्टा कर लेते हैं, -3 + 4, दोनों का साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई। सब कितना आएगा? 1 आएगा। अभी कौन सा साइन आएगा? बड़ा वाला नंबर कौन है? 4। 4 को कौन सा साइन है? प्लस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? +1 लिखने वाले हैं। एग्रीड है? यही लॉजिक हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट में लगा सकते हैं। 3 डेबिट 4 क्रेडिट, दोनों का साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 आएगा। कौन सा वाला बड़ा नंबर है? 4 वाला नंबर बड़ा है, तो 1 क्रेडिट कर दीजिए। वैसे ही 3 क्रेडिट 4 डेबिट, दोनों का साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1। कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 का कौन सा साइन है? डेबिट है, तो यहाँ पे अभी 1 डेबिट आ जाएगा। इसी लॉजिक को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर आपको आपका डेबिट बैलेंस डिक्रीज करना है, अगर मुझे अपना डेबिट बैलेंस डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको उस केसेस में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आपको आपका क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज करना है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे? सर उस केसेस में आप अपने डेबिट बैलेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? उस केसेस में हम अपने डेबिट बैलेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारा अकाउंटिंग था जो हमने देखा था, समझा था। ये जो बेसिक सी 3 चीजें हैं ना, ये जो 3 चीजें, ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सिर्फ आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज चेक करता है कि आपको अकाउंटिंग एंट्रीज अच्छे से मारना आता है या नहीं आता है, और अगर उसमें हमने गलतियां कर ली तो उसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये ABC तीनों चीजें काम में आने वाली है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं समझ में आ रहा है या उसकी एंट्री सही नहीं आ रही है, तो प्लीज अपने बेसिक्स को इंप्रूव कीजिए। आपके ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे हम लोग भाई साहब क्विक रिवीजन वाली एंट्रीज, ये जो 7 एंट्रीज है ना जो हमने ऊपर बेसिक्स किए थे, इन 7 एंट्रीज को कर लेते हैं और हमारा जो बेसिक्स था उसको हम पक्का कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब मुझे हेल्प करने वाले हो इस चीज के लिए कि भाई साहब सर हम ये किस तरीके से करें, जो भी हमने एंट्रीज की है इसको हमें किस तरीके से करना है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सेल में कॉपी कर दिया है मैंने। चलिए नहीं तो मैं लिख लेता हूँ, सैलरी पेड इज ₹600। सर हमारा क्या हो रहा है इस केसेस में? अगर आप देखते हो पहला वाला क्या बोल रहे हैं, सैलरी पेड इज ₹600। तो इस केसेस में हम बोल सकते हैं कि सर आपका कैश जा रहा है।
आपका कैश जा रहा है, तो आप एंट्री क्या मारने वाले हो? आप एंट्री मारने वाले हो सर टू कैश। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, सैलरी रहने वाला है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 रुपीज, जो भी अमाउंट है 600 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज पे आ जाते हैं, सैलरी पेड ₹600 टू मिस्टर एक्स। तो पहले वाले में क्या था? सैलरी पेड था। दूसरे वाले में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि निखिल सैलरी पेड इज ₹600 टू मिस्टर एक्स। सर इस वाले केसेस में क्या हमारी अकाउंटिंग एंट्री चेंज होने वाली है? क्या हम जो करने वाले हैं वो अलग करने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस वाले केसेस में भी आप सेम ही अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हो। क्यों? देखिए, सैलरी पेड ₹600 टू मिस्टर एक्स, तो इसमें आपका कैश जा रहा है। तो सबसे पहले अगर कैश जा रहा है तो आगे का सोचने की जरूरत ही नहीं है। टू कैश अकाउंट 600। अभी डेबिट किसको करना है? सैलरी को कि मिस्टर एक्स को? हमेशा प्रिविलेज नॉमिनल अकाउंट को दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट को मत दीजिएगा। तो उस केसेस में हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 रुपीज, 600 रुपीज। एग्रीड है। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं। आगे आ जाते हैं आपके तीसरे वाले पार्ट पे कि सर सैलरी पेबल ₹600 टू मिस्टर एक्स। पहले एंड दूसरे केसेस में क्या था? पहले एंड दूसरे केसेस में पेड एंड पेड था। इस वाले केस में क्या? सैलरी पेबल है। तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री क्या मारने वाले हैं? चलिए उस अकाउंटिंग एंट्री पे आ जाते हैं। अगर सैलरी पेड होती थी तो आप एंट्री क्या मारते थे? सर सैलरी अगर आप पे करते हो तो आपका कैश जाता है, तो आप कैश को क्रेडिट कर देते थे, सैलरी को आप डेबिट कर देते थे। क्योंकि आपका कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका कैश नहीं जा रहा है, तो आप कैश तो को क्रेडिट नहीं कर सकते हो। तो कैश के जगह पे हम किसको क्रेडिट करेंगे? हम मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे। तो उस केसेस में मैं एंट्री क्या मारने वाला हूं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। एग्रीड है। 600, 600। होपफुली ये चीज हमें समझ में आ रही है। अगर आपको याद रहेगा तो ये हमने लेक्चर्स किए हुए थे अच्छे से। मैं फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाता हूं। ट्रांसफर द सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर योर सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लोग क्या बोल रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप ये चीज ट्रांसफर करते हो तो उस केसेस में आप कौन सी अकाउंटिंग एंट्री मारने वाले हो? तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, कि भाई साहब सैलरी को कौन सा बैलेंस है? सर सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए सैलरी को डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस को कम करना है या उस बैलेंस को ट्रांसफर करना है किसी और अकाउंट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर अगर आपको डेबिट बैलेंस को कम करना है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी 600। ऊपर डेबिट किसको करेंगे? भाई साहब कोई और अकाउंट बच रहा है, किस में ट्रांसफर कर रहे हो आप? सर हम पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसी को डेबिट कर दीजिए फिर आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 600 टू सैलरी अकाउंट 600। एग्रीड है। चलिए अभी मैं आ जाता हूं नीचे आपके फिफ्थ वाली एंट्री पे। सैलरी पेड इज ₹600। दिस इंक्लूड्स 150 पेड एज एडवांस सैलरी टू मिस्टर एक्स। तो सबसे पहले आपने ₹600 का सैलरी पे किया है, उसमें से 150 एडवांस सैलरी है जो आपने मिस्टर एक्स को दी है। तो इसकी मैं दो एंट्रीज भी मार सकता हूँ या एक कंबाइंड एंट्री भी मार सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं दो अलग अलग एंट्रीज मारूंगा। मैं क्या बोलने वाला हूँ कि हमने सैलरी कितना पे किया है? सर हमने ₹600 सैलरी पे किया है, तो मुझे सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश जा रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू कैश। ऊपर क्या आ जाएगा? सर ऊपर आ जाएगा आपका सैलरी का अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट रहने वाला है आपका? 600, 600। क्योंकि भाई साहब ₹600 ही पे किया ना, उससे ज्यादा ना उससे कम पे किया है आपने।
अभी इसमें एक ट्विस्ट क्या है, ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल आउट ऑफ दिस 600 150 इज एडवांस, 150 इज एडवांस। इसका क्या मतलब हुआ, आपने सैलरी को 600 से डेबिट किया है ना, बट ये आपने गलत किया है सर। ये 600 से डेबिट मत कीजिए, इसको सिर्फ आप 450 से ही डेबिट कीजिए, क्योंकि बाकी जो हमने 150 पे किया है ना, वो हमने एडवांस सैलरी पे किया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो आपने 600 से डेबिट किया इसको 600 से मत कीजिए, इसको 450 से कीजिए, 150 इसको कम कर दीजिए। ओके, तो मुझे सैलरी को 150 से कम करना है, तो सैलरी को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अगर आपको उसको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यस क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सैलरी और फिर आप डेबिट किसको करेंगे, और कोई ऑप्शन थोड़ी, एडवांस सैलरीज है, एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी 150 150। इजी सी चीज है, आगे बढ़ जाते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ 450 इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ऑफ 450 इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि नेट प्रॉफिट को बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है कि क्रेडिट बैलेंस रहता है। सर नेट प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस रहता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सर वो हम लोग ना डेबिट साइड पे लगते हैं, तो उसको डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहता है। सर 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 नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, जब आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, जब आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। अगर मेरा इनकम है 100 और मेरा एक्सपेंडिचर है 70, तो ही 30 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि आपने 100 रुपया कमाया है और आपने 70 रुपीज खर्चा किया है, तो आपका 30 रुपीज नेट प्रॉफिट रहेगा। इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे वाले 30 को कौन सा बैलेंस रहेगा, सर इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 100 बड़ा वाला नंबर है, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो नेट प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस रहता है, नेट प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है, तो मुझे मतलब क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस आपको उल्टा करना पड़ेगा, आपको नेट प्रॉफिट को क्रेडिट करना, डेबिट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आइदर वे राउंड टू कैपिटल अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव उसका अमाउंट है। इसके बाद मैं लास्ट वाले पार्ट पे चला जाता हूं, ₹950 रिसीव्ड अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर क्यू। तो मिस्टर क्यू से आपको कितना मिला है, मिस्टर क्यू से आपको 950 रुपीज मिला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है, मुझे कैश कितना मिला है, 950। अगर आपको कैश रिसीव होता है तो आप एंट्री क्या मारने वाले, सर अगर हमें कैश रिसीव होता है तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट 950। बट नीचे 950 नहीं था, नीचे इन्होंने क्या बोला कि निखिल मिस्टर क्यू से वो आपको 950 दे रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू, अगर कैश मिलता था तो हम लोग एंट्री ये मार देते, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर क्यू अकाउंट। बट यहाँ पे 950 मत लिखिएगा, यहाँ पे 1000 लिखिएगा, क्योंकि मिस्टर क्यू 1000 का सेटलमेंट करवा रहे हैं और 1000 के लिए उन्होंने सिर्फ 950 ही दिया है। जो ये एक्स्ट्रा 50 रुपीज बच जाता है, ये आपके लिए खर्चा हो गया एक टाइप का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड ₹50, डिस्काउंट अलाउड ₹50। होपफुली ये छोटी मोटी चीजें हमें समझ में आ रही है। देखिए ये 10 मिनट जो हमने डाले हैं ना, ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले आगे के लिए। तो प्लीज अब इसे एक चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ जाता हूं, चलिए यहाँ पे हमने प्लान भी करके रखा था। तो अगर आपने देखा रहेगा तो हमारा जो बेसिक लॉजिक था, जो पॉइंट 1 था वो हमारा कवर हो गया। जो उसके बाद क्विक रिवीजन था,
ये भी हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया है, जो अभी हमने 7 एंट्रीज पास की थी। अभी आ जाते हैं हम लोग थोड़ा मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस को समझ लेते हैं। इसको हम फटाफट ही समझ लेंगे। बेसिकली मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस 2 टाइप के होने वाले हैं। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हम रिविजिट कर लेते हैं इस चीज को। सर यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक टोटल रहता है, एक बैलेंस रहता है। जो बैलेंस रहता है ये हम नॉर्मली अपने फाइनेंशियल्स में यूज करते हैं। इसका तो हमें मालूम है सर, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल के केसेस में, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 कॉलम बना देते हैं, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। जिसका भी नेट क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है तो उसको मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ, जिसका भी नेट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूँ। खत्म। अभी ये चीज ये लोग टोटल में किस तरीके से करते हैं? टोटल में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पर्टिकुलर्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स के बाद ये लोग भाई साहब पहला एक टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। सर इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी उस लेजर का नेट बैलेंस या नेट क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालते, क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं निकालते, ये डेबिट का टोटल लिख लेते हैं, क्रेडिट का टोटल लिख लेते हैं। उसके बाद ये लोग वापस यहाँ पे नेट लिखते हैं एंड वापस उसको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में वो चीजें लिख लेते हैं। ये फालतूपंती करते रहते हैं। तो यही फर्क है टोटल मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड में। टोटल मेथड में ये लोग क्या बोलते हैं, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर account is total and the total amount both of debit and credit side is transferred to the trial balance and this is not commonly used। खत्म सा। इसमें ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखनी थी। तो होपफुली हमें ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया था। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, है ना। आगे ना हमें क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस देख लीजिए। उसमें ये इसी टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था। सर कितने मार्क्स का पूछा गया था? 5 मार्क्स का पूछा गया था। काफी इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि जो भी इन्होंने बैलेंसेस लिखा है वो इन्होंने सही जगह पे लिखा है या नहीं लिखा है। एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। देखिए ड्यू फ्रॉम कस्टमर मींस वो हमारा डेटर है। अगर भाई साहब वो हमारा डेटर है तो उसको हम कौन से साइड पे लिखेंगे? सर अगर आपको डेटर है तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखोगे। देखो ये देखो ये इस गधे ने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, कर दिया सत्यानाश पूरा उसने। मारो उसको पकड़ के यार, तुम लोग पकड़ पकड़ के जूते से मारो यार, ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। ठीक है, वैसे ही चलिए एक दूसरा आप सेल्स रिटर्न वाला देख लीजिए। सर सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं सेल्स को कौन सा बैलेंस है? सर सेल्स को क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस रहना चाहिए। भाई साहब ये देखो ये भी इस गधे ने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ऐसे ही आपको इस चीजों को समझना है, रेक्टिफाई करना है। जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था ना उसमें ये 5 मार्क्स का पूछा गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए आज किसी भी तरीके से एंड खत्म कर लीजिए। मस्त इजी चीजें हैं। वहां पे भी मैंने, अगर आपने देखा रहेगा, जिन्होंने देखा है अच्छी चीज है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको लिए बता देता हूँ। अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स है वो कवर हो गए। प्लस यहाँ पे मैंने एक समराइज वर्जन लिखा है। ये समराइज वर्जन क्या है भाई साहब, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा गाय गड़बड़ी रहती है। सर हमें उतना भी नहीं देखना है जितना आपने, जितना उसमें है। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट या क्रक्स पार्ट है क्या, उसके भी जो इंपॉर्टेंट एंड क्रक्स वाले पार्ट है ना वो सब चीजें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। क्वेश्चन 1 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 में क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 में किस चीजों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अगर किसी को भाई साहब पूरा नहीं करना है, एक पर्टिकुलर पार्ट ही सॉल्व करना है, तो ये समराइज वर्जन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए मैं नीचे चला जाता हूं। सर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बुक्स देखी है। नॉर्मली प्राइमरी बुक्स या प्रिंसिपल बुक्स हमारी क्या रहने वाली है, लेजर एंड कैश बुक हमारे लिए प्रिंसिपल बुक्स रहने वाली है। बाकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सब हमारे लिए सब्सिडरी बुक्स रहने वाली है। एग्रीड है। प्रिंसिपल बुक का क्या मतलब रहता है कि भाई साहब उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। सब्सिडरी बुक्स के लिए क्या रहता है, जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो फर्स्ट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए उसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। होपफुली ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में ये हमें मालूम है। सर ये चीज अगर नहीं मालूम है तो प्लीज एक बार वापस फोकस कर लीजिए।
प्रिंसिपल बुक का क्या मतलब रहता है कि भाई साहब इसका जो भी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली टीबी में जाने वाला है। सब्सिडरी बुक का क्या मतलब रहता है, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम वहां पे ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैश बुक एक ऐसा बुक है, अगर आपने बीआरएस का याद है आपको, तो सर कैश बुक एक ऐसा बुक है जो प्रिंसिपल बुक भी है और वो हमारे लिए सब्सिडरी बुक भी हो जाता है। प्रिंसिपल बुक क्यों? क्योंकि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस में जाता है। अपने लिए सब्सिडरी बुक क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं ना वो हम डायरेक्टली उस बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। परचेज बुक बनाना आपसे कोई पूछने नहीं वाला है सच, इतना तक तो, इतना इंटेलिजेंस तो मुझे लगता है उनके बीच में। ये हमने टाइप्स ऑफ एरर्स देखे थे, जो ये हमने कुछ एरर्स के तरीके देखे थे। अभी मैं आ जाता हूँ आपके पॉइंट नंबर 9 पे। तो हमने जो मेथड है उसको एक बार हमने समझ लिया, जो हमारा ट्रायल बैलेंस का मेथड है। उसके बाद हमने जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, क्वेश्चन नंबर 7, तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ बुक्स क्या रहती है, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक, वो भी हम समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट नंबर 9 पे, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स पे क्यों हमें ध्यान देना है सर? ये आपसे ना ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, इसलिए टाइप्स ऑफ एरर्स को एक बार आप समझ लीजिए, उनकी भावनाएं समझ लीजिए बस। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ एरर को इन्होंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया, एक प्रिंसिपल है, एक क्लेरिकल एरर है। और क्लेरिकल एरर को सब बाइफरकेट किया हुआ है, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन। एरर 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 लगा दो तो एक है प्रिंसिपल, दूसरा है क्लेरिकल। क्लेरिकल को वापस सब बाइफरकेट तीन चीजों में किया, एक तो है ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या रहता है बाबा? कैपिटल को रेवेन्यू कंसिडर कर दिया हमने, या रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया। तो इस केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? यस सर, इस केसेस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है। एग्रीड है? बट जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो गलत ट्रीटमेंट दिया है। अभी मैं आ जाता हूं ओमिशन के केसेस में। सर अगर मैंने एंट्री ओमिट कर दी, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उस केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? ना मैंने डेबिट रिकॉर्ड किया है, ना मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड किया है, ट्रायल बैलेंस अपना टैली होगा क्या? यस, उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बट गलत अमाउंट से होगा। ओके, बट सर अगर पार्शियल ओमिशन रहा, मतलब पार्शियल ओमिशन का क्या मतलब रहता है? सर मैंने सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड किया या मैंने सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो उस केसेस में आप क्या करने वाले हो? उस केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करने वाला है। एग्रीड है? चलिए मैं नीचे आ जाता हूं। और सर कमीशन, सर होने ही नहीं वाला है सर जी। इस केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होने ही नहीं वाला है। बट writing the wrong amount in the subsidiary books, trial balance will agree। भाई साहब अपन ने क्या कर दिया है सर? अपन ने अमाउंट का सत्यानाश कर दिया, 200 की जगह पे 20, 20 की जगह पे 200, 500 लिख लिया, तो अपना टैली नहीं होगा। बट वो अगर हमने सब्सिडियरी बुक्स में वो रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मैंने सेल किया है 500 का, बट मैंने रिकॉर्ड किया है उसको सिर्फ 100। ओके, तो उसमें आपका टैली क्यों नहीं होगा? देखिए अगर आप उसको प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। अगर आप उसको सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाएगा। मैं लास्ट आ जाता हूं आपका कंपनसेटिंग एरर। इसका क्या मतलब होता है? सर एक एरर के वजह से 50 रुपीज का ज्यादा क्रेडिट आ रहा है, दूसरे एरर के वजह से 50 रुपीज का ज्यादा डेबिट आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को सत्यानाश कर दिया या दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया, इसलिए मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो इस केसेस में हम उसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो नॉर्मली आपसे ये पूछा जा सकता है, कंपनसेटिंग एरर के टाइम पे क्या भाई साहब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, या प्रिंसिपल एरर के टाइम पे क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है? आपको आंसर देना चाहिए यस सर, इन केसेस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ये चीजें लिखी हुई है, हर एक चीज, हर एक ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कमीशन का है, ये कंपनसेशन का है। इफ द इफेक्ट ऑफ द एरर कमिटेड कैंसिल आउट द एरर विल बी कॉल्ड एज अ कंपनसेटिंग एरर। एग्रीड है? उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं हमारे मेजर वाले पार्ट पे, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्या मतलब हो जाता है कि सर हमने गलतियां तो कर ली है, अभी गलतियां को आपको सुधारना भी है ना भाई साहब। ऐसा थोड़ी चलने वाला है कि हम गलतियों को नहीं सुधारेंगे। एग्रीड है?
आप गलतियों को सुधार सकते हो, डरिएगा मत। वो सुधारने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहला हमें करेक्ट एंट्री फाइंड करना है, जो फाइंड नॉर्मली हो जाता है। करेक्ट एंट्री ढूंढने में नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद हमें ढूंढना है रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री आ गया, फिर आगे जीवन में सुख शांति चैन सब है। रॉन्ग एंट्री का फिर क्या करना है, हमें रिवर्सल करना है। तो मतलब आपने जिस अकाउंट को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कीजिए, जिस भी अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। ये आ गया आपका रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप करेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री दोनों को प्लस करके आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लीजिए, जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल में किया हुआ है। बट इसमें प्रॉब्लम किस बात का होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट है ना करेक्ट एंट्री, आ ही जाता है भाई, आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है बच्चों को। जो हमारा रॉन्ग एंट्री है ना वही हमारा रॉन्ग हो जाता है। सर हमारा रॉन्ग एंट्री हमारे लिए हमारा रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप रे क्या करना है फिर, क्या कर सकते हैं, ध्यान दो और क्या। तो ये जो हम रिवीजन करने वाले हैं ना, इसमें से हमने कुछ ऐसे सम्स एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले ना जिस तरीके से ये चीजें आपकी मिस्टेक ना हो पाएगी। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे ही तरीके से कि सर ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। तो अगर ये रॉन्ग एंट्री को भी रॉन्ग ना करे और रॉन्ग एंट्री को भी सही तरीके से लिखे तो ये हमारा सम है वो सही आ जाएगा। से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका रेक्टिफाइड जो एंट्री है ना उसी को ही वो आपका मेन आंसर मानता है। बाकी की ये जो तीनों हैं 1 2 3 इसको आप अपने रफ वर्क में भी दिखा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सर रॉन्ग को और रॉन्ग करते हैं, हाँ सीरियसली आप रॉन्ग को ही रॉन्ग करते हो, रॉन्ग को भी राइट नहीं करते हो बाबा। टेंशन मतलब कर लोगे, डोंट वरी। तो ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये आईसीएआई का मेन आंसर होने वाला है, ये तीनों आपके लिए रफ वर्क होने वाला है। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे टाइप के एरर्स हम कब कब डिटेक्ट करते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम उससे पहले एरर डिटेक्ट करते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब इस केसेस में नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होता है क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस से पहले हमें मालूम पड़ेगा कि हमने कुछ लफड़ाबाजी की है। दूसरा है जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तब अगर आपने एरर ढूंढा तो उस केसेस में फर्दर बाइफरकेशन होता है दो पार्ट्स में, एक है सस्पेंस, एक है अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाए तो किस उस केसेस में कैसे करने वाले। एंड तीसरा है अगर आप जो देख सकते हो वो है हम अगर इस साल तो हुआ ही नहीं, हमने अगर नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया है सर, हमने उसको नेक्स्ट ईयर ढूंढ लिया है तो उस केसेस में हम उसको कैसे टैकल करने वाले हम उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये 3 इन तीनों चीजों को आप समझ लीजिए एंड उसी तरीके से हमें इसको टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं अभी आपके सम्स पे। पहला वाला सम क्या है, पहला वाला है कि बाबा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सर अगर हमें एरर मिल गया, गलतियां मिल गई तो हम किस तरीके से करने वाले। मैंने क्या किया है, चलिए इसको हम टिक मार्क कर देते हैं, विच इज योर टाइप्स ऑफ एरर हो गया हमारा, यस टाइप्स ऑफ एरर हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, डिटेक्शन ऑफ एरर्स के हो गया। अभी आ जाते हैं आपके डायरेक्टली सम्स के ऊपर। सम्स में मैंने क्या किया है, जो भी आपके क्वेश्चन है मॉड्यूल के क्वेश्चन है भाई साहब, ये कहीं मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स वाली एंट्रीज है, जैसे अभी ये वाली एंट्री क्रक है बाबा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 11 का एंट्री नंबर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, उसको मैंने अलग से निकाल के रखा है। हम इन्हीं एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे और इसी एंट्रीज को रिवाइज करके हमारा पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं हर एक की करेक्ट एंट्री के लिए। सबसे पहले करेक्ट एंट्री को समझ लेते हैं, फिर वापस आके जाएंगे रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री पे आ जाएंगे। और रेक्टिफाइड एंट्री आपका मेन एंट्री रहने वाला है, आपका मेन आंसर रहने वाला है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम रामलाल of rupees 15,000. Shamlal account was credited with the amount instead of Ramlal. तो सबसे पहले आपकी करेक्ट एंट्री क्या होने वाली है, आपने रामलाल से फर्नीचर परचेज किया है, आपका कैश गया है, यस, तो फर्नीचर टू कैश होगा नहीं, फर्नीचर टू रामलाल होने वाला है। करेक्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखिए ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश जाता है तो कैश को क्रेडिट करना है,
बट कैश को क्रेडिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कैश के जगह पे हम किसको क्रेडिट करेंगे? टू रामलाल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 15,000 एंड 15,000। ये हो गया हमारा करेक्ट एंट्री। अब आ जाता है आपकी रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री में हुआ क्या है? अगर आप देखते हो, श्यामलाल अकाउंट वॉज क्रेडिट विद द अमाउंट इंस्टेड ऑफ रामलाल। तो अगर मैं आपको कहूं तो रॉन्ग एंट्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला वाला तरीका क्या है कि भाई साहब, दिस इज डन करेक्टली, हमने मिस्टेक यहां पे किया है। दिस इज डन करेक्टली, हमने रामलाल पे ही मिस्टेक किया है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, फर्नीचर अकाउंट को तो मैंने करेक्टली ही डेबिट किया है सेम 15,000 से, बट जब क्रेडिट एंट्री की बात आती है तो हमने राम के जगह पे श्यामलाल को क्रेडिट कर दिया। श्यामलाल को भी हमने क्या किया? क्रेडिट ही किया। कितने अमाउंट से क्रेडिट किया हमने? 15,000 से। तो टू श्यामलाल अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा आपके लिए? 15,000 हो जाएगा। भी राइट हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी आ जाते हैं रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पे। रिवर्सल मतलब जो भी ऊपर लिखा है उसका उल्टा लिख लेने का। वो बाबा ऐसे से उल्टा नहीं लिखना है। उल्टा मतलब उसको डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर देना। फर्नीचर को डेबिट किया तो हम फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे और श्यामलाल को हम डेबिट करने वाले हैं। कितने अमाउंट से? 15,000 से। यस, हम 15,000 से हम उसको डेबिट एंड क्रेडिट करने वाले हैं। अभी आ जाता है आपका रेक्टिफाइड एंट्री। आपका रेक्टिफाइड एंट्री क्या बोलता है? सर हमारा रेक्टिफाइड एंट्री बोलता है कि भाई साहब जो आपका करेक्ट एंट्री है और प्लस जो आपका रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ। करेक्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर टू रामलाल, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या है? श्यामलाल टू फर्नीचर, उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अरे सर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का तो ध्यान दो। ओके, डेबिट वाले आइटम से एक साथ लिखो, क्रेडिट वाले आइटम से एक साथ लिख लीजिए। उस पर एक बार उसको एक चीज को समझ लीजिए सर। तो चलिए मैं रामलाल को नीचे शिफ्ट कर देता हूं और फिर हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं। तो जो भी डेबिट वाले आइटम्स है वो एक साथ है, जो भी क्रेडिट वाले आइटम्स है वो एक साथ है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो, फर्नीचर को आपने डेबिट किया है 15,000 से, फर्नीचर को आपने क्रेडिट भी किया है 15,000 से। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर जिसको डेबिट बैलेंस है और फर्नीचर जिसको क्रेडिट बैलेंस है, ये नॉक ऑफ हो गया। क्या बचा हमारा? हमारी फाइनल एंट्री बची श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। ये हो गई आपकी फाइनल एंट्री और यही एंट्री आपकी आईसीआई के एग्जाम्स में आनी चाहिए। ये हो गया आपका मेन आंसर, अगर मैं कह सकूं तो। समझा है? इजी अकाउंटिंग एंट्रीज है, जो भी टाइप की अकाउंटिंग एंट्रीज है वो हम कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो बची कुछ एंट्रीज है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो जो भी एग्जाम में पूछा गया है आप उन सबको सॉल्व कर सकते हो। अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही देखना है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को देख लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता हूँ, उसके भी पॉइंट नंबर 1 पे आ जाता हूँ अभी मैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करना है। तो अभी 11 पे आ जाते हैं। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरीली परचेज अकाउंट। तो अगर आप फर्नीचर परचेज करते थे तो आप करेक्ट एंट्री क्या मारते हो? सर अगर हम फर्नीचर परचेज करते तो हम करेक्ट एंट्री मारते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्रीड है? क्योंकि मैंने 500 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया तो मेरा कैश जाएगा और मुझे फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। 500 rupees furniture purchase has been charged to ordinary purchase account। तो फर्नीचर अकाउंट के जगह पे आपने क्या कर दिया? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से भाई साहब। कितने से सर? 500 रुपीज से ही हमने डेबिट कर दिया है गलती से। ओके, राइट हो गया? यस। रॉन्ग हो गया? यस। सर राइट भी हो गया हमारा, हमारा रॉन्ग भी हो गया। अभी क्या करना है? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री उल्टा कर दीजिए। कैश अकाउंट को डेबिट करना है एंड फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। कितने अमाउंट से? 500 से। 500 से अभी आ जाएगा आपका रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री इज नथिंग बट योर करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। चलिए मैं लिख लेता हूं, आपकी करेक्ट एंट्री क्या है? सर फर्नीचर को हमें डेबिट करना है, तो फर्नीचर अकाउंट को हमें 500 से डेबिट करना है
और कैश अकाउंट है भाई साहब, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री का भी डेबिट एक साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी आ जाते हैं आपके कैश वाले एंट्री पे। एक मिनट, इस केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, आपका जो कैश है उस अकाउंट को आपने क्रेडिट भी किया है और आपने परचेजेस अकाउंट को भी आपने क्रेडिट किया है। तो अगर आप देखते हो तो भाई साहब इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अभी हम लोग समझने वाले कि सर कैश कैश रिपीट हो रहा है, इन दोनों का आप कैंसिल कर दीजिए। हमारी रेक्टिफाइड यहाँ हमारी फाइनल एंट्री क्या रहने वाली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट होने वाला है, 500 होने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है जो आप आईसीआई में दिखाने वाले। इजी सी चीजें हैं, मस्त, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट एंट्री करेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to the trade expense account। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या है, मैंने ₹100 विड्रॉ किए हैं पर्सनल पर्पसेस के लिए। प्रोप्राइटर ने ₹100 विड्रॉ किए किसके लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए। तो हम लोग एंट्री क्या मारने वाले हैं, यस सर आपने कैश विड्रॉ किया तो आप कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तो टू कैश अकाउंट, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। अभी इसमें इशू क्या हो गया सर, इसमें कैश तो बरोबर तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, हमने प्रॉब्लम किया है या हमने इशू किया है ड्राइंग्स पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं। तो आपने ड्राइंग्स के जगह पे आपने ट्रेड एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने ड्राइंग्स के जगह पे हमने ट्रेड एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए कैश सही है तो कैश को अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चलता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे अगर मैं नहीं लिखता हूं तो भी मेरा आंसर सेम ही आने वाला है। गलती किसमें, जिसमें गलती है उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, जो गलती नहीं उसको मैं क्यों लिखूं, बरोबर है कि नहीं है सर। राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, बट इसका क्रेडिट लैग नहीं है क्या फिर सर, नहीं एक ही है, चल जाता है बाबा, चलता है। गलती एक में भी हो सकती है, दोनों में गलती करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख लेता हूँ, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहेगा, आपको ट्रेड एक्सपेंसेस ही लिखना है, अमाउंट 100 ही लिखना है, बट इस बार आपने डेबिट किया तो इस बार आप उनको क्रेडिट कर दीजिए सर। अभी आ जाता है आपका रेक्टिफाइड एंट्री पे। सर हमारे लिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहने वाली है, देखिए ड्राइंग्स अकाउंट को आपको डेबिट करना था तो मैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ ₹100 से, और मैं ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देता हूँ ₹100 से। बट क्योंकि जो आप देख सकते हो इस चीज में हमें कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको एक और तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कभी भी। सर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे करेक्ट एंट्री लिख ली है, ड्राइंग्स टू कैश। हमने गलती किस में की है, हमने गलती की है सर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में। तो ड्राइंग की जगह पे हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया हमने गलती से, बरोबर है। हमारी ये गलत एंट्री हो गई, तो हम इसी को ही रिवर्सल कर लेते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। कितना अमाउंट हो जाएगा, ₹100 एंड ₹100। अब आ जाते हैं आपके रेक्टिफाइड एंट्री पे। आपका रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगा सर, ड्राइंग्स टू कैश और कैश टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो कैश को क्रेडिट एंड डेबिट दोनों हो रहा है तो कैश कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट ₹100। ये हो गया आपका फाइनल आंसर भी, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से किया। देखिए हमारा फाइनल आंसर सेम आ रहा है। अगर आपको ऊपर वाले मेथड में कंफर्ट नहीं आ रहा है तो बाढ़ में जाने दीजिए, नीचे वाले मेथड को फॉलो करना है, खत्म करना है, अपना आंसर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग एड्रेस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई साहब, अपना करेक्ट एंट्री क्या होने वाला है, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग
122 Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. तो सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री मारनी है। हमने क्या किया, हमने क्रेडिट सेल किया है। किसको? रमेश को। सेल करते हो तो आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे, रमेश को डेबिट करेंगे। तो हम लोग एंट्री मारेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 120। आपकी रॉन्ग एंट्री क्या होने वाली है, आपने इसको परचेज बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने उसको परचेज बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, इसका क्या मतलब रहता है कि मैंने उसको ऊपर परचेज, क्रेडिट परचेज वाली एंट्री मार दी है। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको गलती से क्रेडिट परचेज ट्रीट कर दिया। मैंने गलती से को क्या कर दिया, क्रेडिट परचेज ट्रीट कर दिया मैंने उसको। तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने रमेश से क्रेडिट परचेज किया हुआ रहता तो हम एंट्री क्या मारते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट ना। कितना अमाउंट रहने वाला है, 120। अभी आ जाता है आपके रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पे, जो क्या होने वाली है, रमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रमेश को आपने क्रेडिट किया तो उसको हम डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट होने वाला है, 120। अब आ जाते हैं आपके रेक्टिफाइड एंट्री पे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहती है, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है आपकी, रमेश टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या है आपकी, रमेश टू परचेजेस। भाई साहब मैं से डेबिट एक साथ और क्रेडिट एक साथ लिख लेता हूं। तो अगर आप देखते हो मेरा रमेश नहीं है बाबा, रमेश को 2 बार डेबिट बैलेंस है, रमेश को डेबिट है, वापस रमेश को एक और बार डेबिट है, क्योंकि ये दोनों सेम अकाउंट है और इनके पास साइन भी सेम है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड करना है, दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों का साइन सेम है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रमेश अकाउंट डेबिट 120 प्लस 120 कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट होने वाला है, 120। होपफुली ये चीज हमें समझी है अभी। सर ये होने वाली है आपकी फाइनल एंट्री। एग्रीड है? एक मिनट देख लेने दीजिए बाबा, मोबाइल चल रहा है कि नहीं, मर तो नहीं क्या बाबा चलिए बैटरी लो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि ऑन 31st of December 2016 goods of the value of 300 were written by Hari Sharan and were taken inventory on the same date but no entry was passed in the books। ऐसा कैसा करते हो भाई साहब? तो करेक्ट एंट्री क्या रहेगी इसकी? यस सर, आपने रिटर्न किया है तो मतलब आपने मैंने आपको बेचा रहेगा तो ही आप मुझे वापस रिटर्न कर रहे हो। तो अगर कोई भी आपको रिटर्न कर रहा है तो वो एक टाइप का सेल्स रिटर्न हो गया। तो मैं एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या मारने वाला था, हरिशरण टू सेल्स, उसका रिवर्सल रहेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण रहेगा। देखिए अगर रिटर्न की एंट्री ध्यान में नहीं आती है या समझ में कभी भी नहीं आती है तो आप ये समझ के चलिए कि हम सेल्स की एंट्री क्या मारेंगे। जो भी सेल्स की या जो भी परचेज की एंट्री रहती है बिल्कुल उसकी उल्टी एंट्री रहती है सेल्स की, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की। अगर सेल्स की एंट्री है डेटर्स टू सेल्स, रिटर्न की एंट्री रहेगी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। परचेज की एंट्री है परचेजेस टू क्रेडिटर्स, उसकी उल्टी रहेगी परचेज रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर्स टू परचेजेस टू परचेज रिटर्न। एग्रीड है? कुछ रॉन्ग एंट्री हमारे कुछ है ही नहीं। तो हमारी जो रेक्टिफाइड एंट्री है वो भी सेम ही रहने वाली है, विच इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण हरिशरण हरिहरन है, शरण है बाबा। बाबा जो भी नाम है, जा हरिहरन है, शरण है, जो भी रहने दो, भावना है समझो, क्या फर्क पड़ता है हाँ कि नहीं भावना भावना, क्या नाम में क्या रखा है, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री आ रही है ना,
बाकी सब ठीक है फिर। जीवन में नाम में कुछ नहीं रखा है बाबा, फोकस करना है उन चीजों पे, फोकस करके खत्म कर देना है हमें। चलिए अभी मैं आ जाता हूँ फोर्थ वाले पार्ट पे। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which has been written off as bad debts in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. अरे बाप रे सर, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूं, सिंपल वर्ड्स में कहूं, तो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोल सकता हूं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना है ₹200, और हमने क्या कर दिया, रॉन्गली पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यही हुआ ना, बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ ₹200 का, उसको मैंने क्या कर दिया, गलती से मैंने उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और कुछ किया है क्या? नहीं। बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ तो भाई साहब करेक्ट एंट्री क्या रहने वाली है? आपको पैसे मिले हैं, आपको कैश मिला है, तो आप एंट्री क्या मारने वाले हो? सर कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है? सर जो पहले हमारा डेटर था जिसको हमने बैड डेब्ट्स कंसिडर कर लिया, उसी ने ही पैसे दे दिए। क्या मतलब, देख रहे हो क्या नसीब है तुम्हारा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना अमाउंट है? 200 एंड 200। करेक्ट एंट्री तो आपकी हो गई। अभी आ जाते हैं आपके रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया, हमने कैश अकाउंट को तो डेबिट किया हुआ ही है, तो कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हमने सही तरीके से ट्रीट किया है। बट बैड डेब्ट्स की जगह पे हमने लिख दिया है महेश चंद। सर क्या लिख लिया यहाँ पे आपने? महेश चंद लिख दिया। अरे बाप रे, कितना? 200 लिख लिया। आगे क्या आते हैं? आगे आ जाते हैं आपके रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहने वाली है? सर करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विल बी माय रेक्टिफाइड एंट्री। योर करेक्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, and your wrong entry is महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बरोबर है? मैं सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को एक साइड लिख लेता हूं, ठीक है? चलिए ये हो गया मेरा। क्योंकि कैश को आप डेबिट भी कर रहे हो, कैश को आप क्रेडिट भी कर रहे हो, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूं और हम अपनी फाइनल एंट्री लिख देते हैं। हमारी फाइनल एंट्री क्या रहेगी? सर महेश चंद अकाउंट डेबिट 200 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 200। ये रहेगी हमारी फाइनल एंट्री जो हम आईसीआई के पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते। अ चेक फॉर ₹100 received from मनमोहन was dishonored, अरे बाप रे, and has been posted to the debit of sales return account। ये भाई इसको मारो बे। तो सर हमारी करेक्ट एंट्री क्या रहेगी? देखो अगर आपको मनमोहन से चेक मिला तो आप एंट्री क्या मार रहे थे? बैंक टू मनमोहन। कैश अकाउंट, देखिए कैश मिलता तो हम एंट्री मारते थे कैश टू मनमोहन, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी? उसकी उल्टी। भाई साहब चेक मिलता तो हम एंट्री क्या मारते हैं? बैंक टू मनमोहन। डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी? मनमोहन टू बैंक। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रहेगी ना हमारी एंट्री डिसऑनर वाली। अभी इसमें आपने क्या कर दिया? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो भाई साहब ये तो सही हो गया, ये मनमोहन में सत्यानाश कर दिया सर हमने। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है? हमने मनमोहन को जगह पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है ₹100 से। कैसा चलेगा यार तुम्हारे से? हाँ। चलिए सर कितना है? ₹100 ₹100।
हम लोग क्या करने वाले अभी, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विच विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना है 100 एंड 100। रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी हमारी, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विच विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। देखिए मैंने डायरेक्टली जंप किया है। कैसे डायरेक्टली जंप किया सर, इन दोनों एंट्रीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, बैंक को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, तो बैंक कैंसिल हो गया, क्या बचा मनमोहन टू सेल्स, तो वही मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। होपफुली हमें समझ में आ रहा है सर। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम लोग थोड़ा सा अंडर एंड ओवर कास्टिंग समझ लेते हैं। इजी से कॉन्सेप्ट्स है, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझेंगे तो हमें थोड़ा और फायदा होने वाला है सर। अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग होता क्या है, चलिए अंडर कास्टिंग पे आ जाता हूं। अंडर कास्टिंग मीन्स कम दिखाना, ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा। ओके तो चलिए मैं इसको बीआरएस के स्टाइल में आपको समझा देता हूं। नॉर्मली उस अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए था 100 डेबिट, बट आपने उसको 100 डेबिट दिखाने के जगह पे आपने उसको सिर्फ 70 डेबिट ही दिखाया है। 100 डेबिट दिखाने की जगह पे मैंने उसको कितना दिखाया है सर, सिर्फ 70 डेबिट ही दिखाया है। कितना गलत किया है सर, बहुत ज्यादा गलत किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 70 को 100 पे लेके आना पड़ेगा, तो हमें और 30 से इंक्रीज करना पड़ेगा उस चीज को। तो मैं आपको वापस बोल देता हूँ, 100 डेबिट मेरा राइट चीज है। अभी अंडर में मैं क्या करने वाला हूँ, उस 100 को मैं 70 डेबिट ही दिखा दिया मैंने गलती से। 100 को कितना दिखा दिया सर, 100 को हमने 70 डेबिट ही दिखा दिया। 100 डेबिट होना चाहिए, आपने उसको 70 डेबिट ही दिखाया है। तो अभी आपको रेक्टिफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट एंट्री है और ये आपका रॉन्ग है, रॉन्ग से राइट पे आना पड़ेगा, आपको 30 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट को 30 डेबिट और करना पड़ेगा। जो भी उसका अकाउंट है उसको 30 से और डेबिट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि सर 100 डेबिट है, 100 डेबिट है, बट इसको 100 दिखाने की जगह पे मैंने इसको 120 डेबिट दिखाया है। कितना डेबिट दिखाया है, 120 डेबिट दिखाया है 100 की जगह पे। 100 की जगह पे कितना डेबिट दिखाया है, मैंने इसको 120 डेबिट दिखाया है। तो रॉन्ग से राइट आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 20 से डिक्रीज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर आपने उसको 120 डेबिट दिखाया है तो आपको उसको 20 से डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको 120 डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको 20 से क्रेडिट करना पड़ेगा। आपको ये चीज समझी है, ये आपके फाइनल आंसर से ये आपको समझे हैं। देखिए 30 70 ये 100 है, ये 70 है। इसको अगर इंक्रीज करना है, डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो मुझे और डेबिट करना पड़ेगा। इस डेबिट को अगर डिक्रीज करना है मुझे, तो मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। होपफुली ये जो अंडर एंड ओवर कास्टिंग है, इसके पीछे लॉजिक हमें समझ में आ गया है। इसी लॉजिक से जाना है और इसी लॉजिक से हमें आगे एंट्रीज मारनी है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से आने से पहले हम लोग अपने इंडेक्स पे चले जाते हैं। सर अंडर एंड ओवर कास्टिंग हो गया, यस। अभी आ जाते हैं आपके सस्पेंस पे। एक सस्पेंस अकाउंट को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे भाई साहब। एक और चीज है, पॉइंट नंबर 14 भी है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सस्पेंस में ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल, अगर आपका नॉर्मली ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो उस केसेस में आप सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हो। उस केसेस में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकता हूं। एग्रीड है ये चीज? तो उसी का मैं आपको नीचे एग्जाम्पल ले लेता हूं डायरेक्टली।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेबिट है 1 लाख और मेरा क्रेडिट है 90। तो इसी चीज को अगर मैं रिटर्न फॉर्म में कहूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, ट्रायल बैलेंस एज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 100 एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 90। ये अपना सिंपल सा लैंग्वेज है, इसको हम बोल कैसे सकते हैं, ट्रायल बैलेंस एज एन एक्सिस डेबिट, ट्रायल बैलेंस एज एन एक्सिस डेबिट बैलेंस, या मैं बोल सकता हूं ट्रायल बैलेंस एज एन शॉर्ट क्रेडिट बैलेंस। दोनों का मतलब वही रहा ना, उसको ज्यादा डेबिट है, मतलब उसको क्या कम है सर, उसको क्रेडिट कम है, क्रेडिट की कमी है उसमें। तो आपके सस्पेंस को कौन सा बैलेंस रहेगा, आपके सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जिस भी चीज की कमी है हमें उसको वही देना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को बोल देता हूं, अगर मैं इस चीज को बोल देता हूं कि भाई साहब उसके पास एक्सेस डेबिट है, मतलब उसके पास कम क्रेडिट है। अगर उसके पास कम क्रेडिट है, जो चीज उसके पास कम रहेगी हम उसको वही देने वाले हैं। तो हम उसको क्या देने वाले हैं सर, हम उसको क्रेडिट देने वाले हैं। तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट रहेगा उसको कौन सा बैलेंस रहेगा, उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। प्लीज आप इस एक चीज पे फोकस कर लीजिएगा। ये जो सस्पेंस को कौन सा बैलेंस रहता है ना, ये समझने में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है। कभी भी ये देखना है कि उसको किस चीज की कमी है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिया है ना, उसको हमें अपने फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि दे हैव एक्सिस डेबिट, सर मतलब उसको किस चीज की कमी है, उसको क्रेडिट की कमी है, अरे बाप रे, तो सस्पेंस को कौन सा बैलेंस रहेगा, उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। वैसे ही अगर ये लोग बोलते हैं कि निखिल उसके पास एक्सेस क्रेडिट है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सेस क्रेडिट है मतलब उसको कम डेबिट है, तो उसको किसकी कमी है, डेबिट की कमी है। तो सस्पेंस को कौन सा बैलेंस रहेगा, सस्पेंस को डेबिट बैलेंस रहेगा। तो प्लीज आप इस वाले ब्रैकेट पे फोकस कीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट हमारे लिए सबसे ज्यादा काम वाला ब्रैकेट है। होपफुली ये चीज हमें समझी है अभी कि हम बैलेंस किस तरीके से निकालने वाले हैं। एग्रीड है, आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, आप सस्पेंस अकाउंट के बिना भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप सस्पेंस अकाउंट के हेल्प के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हो। एग्रीड है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे जंप कर लेते हैं हम लोग, और इन दोनों को हम लोग टिक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 13 में और थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसको हमें कवर इतना करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, कि जो मेजर चीजें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि निखिल द टोटल ऑफ परचेज अकाउंट हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 100। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि परचेज अकाउंट को बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है या क्रेडिट बैलेंस रहता है। सर परचेज अकाउंट को तो डेबिट बैलेंस रहता है, बरोबर। अभी देखिए आपने उसको अंडरकास्ट किया है, मतलब उसको जितना दिखाना था आपने उससे उसको कम दिखाया है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ना उतने से, ऐड करना पड़ेगा ना उतने से, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको डेबिट अकाउंट को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर मुझे उस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए करेक्ट एंट्री क्या रहने वाली है, आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू 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 सस्पेंस। समझा है, अंडरकास्ट है, जितना भी आपने उससे कम दिखाया है उसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो उतना बैलेंस मुझे इंक्रीज करना है, डेबिट को इंक्रीज करना है, तो भाई साहब उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री रहने वाली है। वैसे ही मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे मैं आ जाता हूं फिफ्थ वाले पॉइंट पे। तो टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन posted to the credit of bills receivable account. The total of bills receivable, तो सबसे पहले आपकी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सर मुझे बिल्स रिसीवेबल जिसको 1500 का बैलेंस है उसको मुझे कौन से साइड पे पोस्ट करना रहता है। बिल्स रिसीवेबल कौन से साइड पे आता है, कौन से साइड पे आता है, असेट साइड पे आता है।
तो मतलब बिल्स रिसीवेबल के बुक का जो टोटल बैलेंस रहेगा उसको डेबिट बैलेंस रहेगा, बरोबर है। तो बिल्स रिसीवेबल जिसको डेबिट बैलेंस है 1500 का, वो हमने क्या कर दिया, वो हमने गलती से क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया। तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री आपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया। कितना पोस्ट किया, 1500। कौन से अकाउंट में पोस्ट किया, हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में ही पोस्ट किया, बट हमने डेबिट के जगह पे क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर लिया सर। करेक्ट एंट्री क्या थी, बिल्स रिसीवेबल को पोस्ट करना है 1500, कौन से साइड पे पोस्ट करना है, डेबिट साइड पे, क्योंकि वो असेट अकाउंट है भाई साहब हमारा। बट आपने उसको कौन से साइड पे पोस्ट कर दिया, डेबिट की जगह पे क्रेडिट साइड पे। अरे भाई कैसे चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे सर, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, विच इज बिल्स रिसीवेबल को हमें क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल को आपने गलती से क्रेडिट किया ना, गलती से हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से, 1500 से। आपका रेक्टिफाइड एंट्री क्या आ जाएगा, देखिए आपका रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा करेक्ट एंट्री प्लस रॉन्ग एंट्री। तो आप दोनों बार उसको डेबिट कर रहे हो 1500 से, टू सस्पेंस आ जाएगा। ये 1500 प्लस 1500 कितना हो जाता है, 3000, क्योंकि ये दोनों एक ही अकाउंट है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000 टू सस्पेंस अकाउंट 3000। एक ही बात हो गई ना, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। यस सही है ये वाला चीज। चलिए अभी मैं आ जाता हूं क्वेश्चन 13 के लास्ट वाले पॉइंट पे। अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ credit sales to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या रहेगी वो समझ लेते थे। अमाउंट ऑफ 151 फॉर द क्रेडिट सेल्स टू हरी, आपने क्रेडिट सेल किया है हरी को, कितने का, 151 का। तो हम एंट्री क्या मारने वाले हैं, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 151 151। आपने क्रेडिट सेल्स को क्या कर दिया, although correctly entered in the sales book has been posted as 115। तो भाई साहब यहां पे हमने सही कर दिया है, यहां पे हमने मिस्टेक की है। हमने मिस्टेक क्या की है, हम उसको भी समझ लेते हैं सर। हमने क्या कर दिया, हरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है। देखिए हरी अकाउंट में ही हमने मिस्टेक किया। कितने का मिस्टेक किया, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो भाई साहब हमने सेल्स अकाउंट को तो सही रिकॉर्ड कर दिया है, 115 ही 151 ही रिकॉर्ड किया है। बट हरी को 151 से डेबिट करने की जगह पे मैंने उसको 115 से ही डेबिट किया है। ठीक है बरोबर है। तो मैं इस चीज को मॉडिफाई भी कर सकता हूं कि सर हमारे लिए करेक्ट एंट्री क्या रहेगी, हम वो समझ लेते हैं। फिर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपको हरी के अकाउंट को आपको डेबिट करना है कितने से, 151 से। बट आपने हरी के अकाउंट को क्या कर दिया, मैंने हरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 115 से। मैं आ जाता हूँ रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। इसका क्या मतलब रहता है, आपके हरी के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 115 से। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी, आपको हरी को डेबिट करना है 115 से और आपको हरी को क्रेडिट करना है 151 से। क्योंकि दोनों एक ही अकाउंट है तो मैं सबट्रैक्ट करके नेट लिखने वाला हूं। तो 151 माइनस 115 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। बड़ा वाला नंबर ये है, तो इस केसेस में इसको डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में आपको क्या करना है, मुझे हरी के अकाउंट को डेबिट करना है 36 से, और आप क्रेडिट फिर किसको करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 36। हो गया ये चीज सॉल्व, समझ में आ रहा है ये हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे। गुड्स परचेज्ड रुपीज 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. Goods purchased rupees 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company.
तो सबसे पहले आप परचेज करते हो तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होने वाली है? अगर मैं परचेज करता हूँ कभी भी तो परचेज अकाउंट डेबिट 250 टू गुप्ता जी अकाउंट टू गुप्ता अकाउंट 250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुप्ता। तो भाई साहब परचेज आपने सही रिकॉर्ड किया है, आपने लफड़ा किया है गुप्ता जी के टाइम पे ही। तो मैं इसी चीज को करेक्ट एंट्री को ही वापस लिख लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें गुप्ता जी को क्रेडिट करना है कितने से? 250 से, बट गलती से हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुप्ता जी अकाउंट, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुप्ता जी अकाउंट। तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी सर? हमने गुप्ता जी को डेबिट कर दिया है कितने अमाउंट से? 250 अमाउंट से। अब आ जाते हैं आपके रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पे। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहेगी? गुप्ता अकाउंट डेबिट, गुप्ता अकाउंट डेबिट था तो गुप्ता को भी क्रेडिट करेंगे कितने से? 250 रुपीज से। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी सर? करेक्ट एंट्री विच इज गुप्ता जी को क्रेडिट करना है 250 से, और अपनी रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विच इज गुप्ता जी को अगेन क्रेडिट करना है 250 से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही है। टू गुप्ता अकाउंट 250 प्लस 250 कितना हो जाता है? दोनों का साइन सेम है तो सर 500 हो जाएगा, और गुप्ता जी को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू गुप्ता जी अकाउंट 500। मैं आपको एक और चीज बोल देता हूं, जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे उसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो विद सस्पेंस एंड विदाउट सस्पेंस दोनों तरीकों से पूछा गया। काफी अच्छा सम है, प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा, मजा आएगा आपको ये चीज सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अभी मैं 14 हो गया, 15 16 एंड 17 पे चलो आ जाते हैं डायरेक्टली। 17 पे हमें सबकी सब अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। 17 की फर्स्ट 1 2 3 4 ये चारों की चारों एंट्रीज करनी है। काफी अच्छी एंट्रीज थी, हमने सम में भी की थी। ये काफी अच्छा सम है, करने में मजा भी आएगा, कुछ नई चीजें भी हमें समझ में आने वाली है। ठीक है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 written by Sharma were entered in the sales day book and posted thereof to the credit of his account. Goods of the value of ₹100 written by Sharma. बस यहां तक। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर? आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कि शर्मा जी ने गुड्स रिटर्न किए हैं। सेल्स की एंट्री क्या रहती है? शर्मा टू सेल्स। रिटर्न की एंट्री क्या रहेगी? सेल्स रिटर्न टू शर्मा। यस, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना है? 100। ये हो गई आपकी नॉर्मल एंट्री। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा व एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है सर? आपने उसको सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया, वह एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। एंड भी है, एंड को हम बाद में देखेंगे। तो आपने गलती क्या कर दी? सबसे पहले आपने उसको सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक के जगह पे सेल्स डे बुक में ऐड कर दिया। सेल्स डे बुक में एंटर करने का क्या मतलब रहता है भाई साहब? हमने सेल्स की एंट्री मार दी। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या रहती है? शर्मा जी टू सेल्स। तो हम लोग एंट्री मारेंगे शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 100। चलो पहली गलती तो समझ में आ गई। अभी इसके आगे में इन्होंने और क्या गलती की है? एंड पोस्टेड देयरऑफ टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो ये तो ठीक हो गया। यहां पे अगर आप देखते हो तो शर्मा जी को डेबिट करने के जगह पे शर्मा जी को हमने क्रेडिट कर लिया है 100 रुपीज से। तो मैं बोल देता हूं तो भाई साहब पोस्टिंग एरर हुआ है हमारा। हमारा पोस्टिंग एरर किया है इन्होंने। तो भाई साहब यहां पे इन्होंने पोस्टिंग एरर किया हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ये रॉन्ग एंट्री में और एक चीज गलती की है, ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे शर्मा जी को डेबिट करने की जगह पे शर्मा जी को क्रेडिट कर दिया। पोस्टिंग एरर है ये हमारा। अरे बाप रे। तो सर जी अगर मैं रॉन्ग एंट्री को वापस रॉन्ग एंट्री लिखता हूं तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने सेल्स को तो क्रेडिट ही किया है,
100 रुपीज से शर्मा जी को डेबिट करने के जगह पे आप इन्होंने शर्मा जी को भी क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से सर, पोस्टिंग एरर किया। तो अगर आप देख सकते हैं पोस्टेड डायरेक्ट टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब शर्मा जी के डेबिट नहीं, शर्मा जी के हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री हो गया। देखिए रॉन्ग एंट्री फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद आगे जीवन में सुख शांति चैन सब है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहेगी? शर्मा अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 क्रेडिट कुछ नहीं होगा भाई सब। अभी आ जाते हैं आपके रेक्टिफाइड एंट्री पे। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री आपकी क्या रहेगी सर? सेल्स अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट 100। और आपकी रॉन्ग एंट्री क्या रहने वाली है सर? हमारी रॉन्ग एंट्री है शर्मा जी को भी डेबिट करना है हमें, और हमें सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना है 100 रुपीज से। अरे बाप रे! तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा सही कर देता हूँ, डेबिट वाले आइटम्स एक साथ, क्रेडिट वाले आइटम्स एक साथ लिख लेता हूँ, तो हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बन रही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, शर्मा जी अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू शर्मा अकाउंट 100। क्योंकि शर्मा एंड शर्मा दो बार रिपीट हो रहे हैं और दोनों का साइन अलग अलग है, तो मैं उन दोनों को कट कर देता हूँ। तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या बन रही है सर? आपकी करेक्ट एंट्री बन रही है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100, क्रेडिट कुछ नहीं है तो हम क्रेडिट में लिख लेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 200 रुपीज। समझा है ये वाला चीज? डाइजेस्ट हुआ है? जो क्वेश्चन नंबर 17 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। ये इसकी एंट्री समझने में, निकालने में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है हमें। मैं आ जाता हूं आपके दूसरे वाले एंट्री पे। An amount of rupees 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Philip who returned the goods. अरे बाप रे, ये क्या हो गया सर? मैं यहाँ पे शायद से नहीं आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पे लेके जाते हैं। क्वेश्चन 17 सेकेंड एंट्री। An amount of 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Philips who returned the goods. तो भाई साहब सेल्स रिटर्न बुक में आपने एंट्री की है फिलिप की, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होने वाली है? सबसे पहले सर हमने एंट्री की है सेल्स रिटर्न में, तो हम लोग एंट्री मारने वाले हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट। एग्रीड है सर? हम सेल्स की एंट्री क्या मारती है? फिलिप टू सेल्स। रिटर्न की एंट्री बिल्कुल उसके अपोजिट रहने वाली है। कितना रहने वाला अमाउंट? 150। अभी इसमें इशू क्या हुआ वो समझ लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। तो भाई साहब अपन ने ये वाला सही किया है, हमने इस वाले पार्ट में ही गड़बड़ की है। किस वाले पार्ट में गड़बड़ की है? फिलिप वाले पार्ट में गड़बड़ की है। तो मैं करेक्ट एंट्री को वापस देखिए, अगर दो में से किसी एक ही पार्ट में गड़बड़ है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप लिख सकते हो टू फिलिप अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 150 से। बरोबर है? अभी हम लिख लेते हैं रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। तो हमने क्या कर दिया? हमने मिस्टर फिलिप के अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से सर? 150 से। क्रेडिट करने के जगह पे आपने उसको डेबिट किया है। कितने से डेबिट किया है सर? हमने उसको 150 से डेबिट किया हुआ है। अभी आ जाते हैं आपके रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिस्टर फिलिप के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 150 से। रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी आपकी? फिलिप करेक्ट एंट्री है, फिलिप को क्रेडिट करो। रॉन्ग एंट्री भी है कि फिलिप को क्रेडिट करो। तो टू फिलिप अकाउंट 150 प्लस 150 कितना हो जाता है? अगर आप देखते हो तो 150 प्लस 150 300 हो जाता है। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट 300
300। होपफुली ये एंट्रीज हमें समझ में आ रही है कि ये एंट्रीज हमें किस तरीके से मारनी है सर। मैं और आगे बढ़ जाता हूँ, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए, a sale of rupees 200 made by Gansham was correctly entered in the sales day book but wrongly posted in the debit of Radhe Sham has rupees 20। अरे बाप रे सर, a sale of rupees 200 made to Gansham, तो करेक्ट एंट्री क्या रहेगी भाई साहब? आपने सेल किया है, किसको किया है? घनश्याम को किया है, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 200। A sale of rupees 200 made to Ghanshyam was correctly entered in the sales book but wrongly posted to the debit of Radhe Sham has 20। तो भाई साहब ये सही है, यहां पे मिस्टेक है। कहां पे मिस्टेक है? घनश्याम में मिस्टेक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो जो चीज में मिस्टेक है उसी चीज को मैं लिख लेता हूं। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, रॉन्ग एंट्री क्या किया आपने? बट wrongly posted to the debit, तो भाई साहब डेबिट ऑफ राधे श्याम, तो हम राधे श्याम को डेबिट कर दिया हमने गलती से। कितने अमाउंट से डेबिट किया सर? 20 रुपीज से हमने डेबिट कर दिया राधे श्याम को। समझ में आ गया करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री क्या है? अभी आ जाते हैं आपके रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पे। क्या करना है सर? हमें राधे श्याम को क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से? 20 से। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहने वाली है? घनश्याम को आप डेबिट कर दीजिए 200 से, आप राधे श्याम को क्रेडिट कर दीजिए 20 से। जो बचा कुचा बैलेंस रहेगा विच इज 200 माइनस 20 विच इज 180, उस केसेस में आप सस्पेंस अकाउंट वहां पे लिख लीजिए, जो आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा 180 180। समझ में आ रहा है? ये चीज है काफी इजी है भाई, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एंट्री में सर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें। Bad debts aggregating 450 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger। सिंपल वर्ड्स में हमने बैड डेब्ट्स का जो एंट्री है वो हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया है, वो हमने बैड डेब्ट्स के लेजर में पोस्ट नहीं किया हुआ है। एग्रीड है? तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैड डेब्ट्स टू सेल्स या बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो आपकी क्या होनी चाहिए? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होनी चाहिए थी सर, जिसको इन्होंने 450 जिसको इन्होंने क्या किया सर? जिसको इन्होंने इस एंट्री को पोस्ट ही नहीं किया है। कौन सी एंट्री को पोस्ट नहीं किया? इस एंट्री को पोस्ट ही नहीं किया, इस एंट्री को कर दिया। तो डेटर्स वाली एंट्री को पोस्ट कर दिया, इस एंट्री को पोस्ट ही नहीं किया, तो इसको ओमिट कर दिया है। इस एंट्री को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? हम लोग, हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैड डेब्ट्स को आपको डेबिट करना है 450 से। एग्रीड है? तो मैंने कर दिया बैड डेब्ट्स को डेबिट 450 से। भाई फिर क्रेडिट तो करो। ओके ओके ओके, तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। कितने से? 450 से। खत्म। तो ये हो गई आपकी फाइनल एंट्रीज। चलिए, हम लोगों ने सब जगह पे बॉक्स बना लिया था, यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो अगर आप देखते हो तो आपकी मेजर एंट्रीज हो गई है। इसके बाद हम एक लास्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एंड फिर आगे बढ़ जाते हैं। सर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये लोग बोलते हैं कि निखिल अगर हमने करंट ईयर में रेक्टिफाई नहीं कर रहे, अगर हम इस चीज को नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं रेदर देन करंट ईयर, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग? उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं यार? कुछ तो हेल्प करिए। तो चलिए, ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल
इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग इन द करंट ईयर हम इसको नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, यस उस केसेस में सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करने वाला है। किसके ऊपर यूज करने वाले हैं, किसके ऊपर यूज करने नहीं वाले, वो भी हम समझ चुके थे। सिर्फ मैं आपको एक बार ब्रश अप कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना अफेक्ट हो, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्ट ना हो जो हमने पास्ट ईयर्स में एरर किए हैं। अगर मैं आपको बोलूं करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एरर्स हमने अगर पास्ट ईयर में किए, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यूज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यूज करने वाले हैं। ये किस पे यूज करना है वो भी हम समझ लेते हैं। नॉर्मली कैसा रहता है कि सर हमारे पास 4 अकाउंट्स है जिसको हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स है, सैलरी है, सेल्स है, मशीनरी है। अभी मैं आपसे पूछूंगा हर एक का नेचर क्या है। भाई साहब ये पर्सनल अकाउंट है सर, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कौन सा पीएनएल में जाता है, कौन सा बैलेंस शीट में जाता है, ये बता दीजिए। सर डेटर्स बैलेंस शीट में जाता है, मशीनरी बैलेंस शीट में जाता है, अगर सैलरी और सेल्स की बात करूं तो ये दोनों पीएनएल में जाता है। तो मुझे सिर्फ आपको एक ही चीज बोलनी है, जो भी आइटम पीएनएल में जाएगा वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट नहीं होना चाहिए पास्ट ईयर के एरर्स के वजह से। तो इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों करंट ईयर, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, यस। तो इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर मत कीजिए, इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, हमें कहां पे ट्रांसफर करना है सर, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर आप कोई भी एंट्रीज नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हो तो बाकी सब चीजें तो सेम ही रहने वाली है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है, क्या ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है क्या। अगर यस, तो उसको, उस आइटम को आपको चेंज करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस आइटम को चेंज करके हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो नीचे, देखिए ये इनमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा, अगर ये सेम ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर ये सेम अकाउंट में रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, बट अगर ये लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ही आएगा, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट ही आएगा, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सैलरी एंड सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। सैलरी एंड सेल्स की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सैलरी एंड सेल्स की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग क्या लिखने वाले हैं सर, हम लोग लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मिनट, इसका पावर केबल लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, होपफुली यहां तक हमें समझ में आ गया सर। तो अगर पीएनएल में ऐसा कोई भी आइटम है जो पीएनएल में जाता है तो उसको आपको रिप्लेस किससे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको रिप्लेस कर देना। तो चलिए आपके इंडेक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 15 भी हमारा डिस्कशन हो गया। इसकी एक दो एंट्रीज हमें समझनी है और फिर मैं क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। तो अगर आप देख सकते हो तो काफी छोटे टाइम में हमने पूरा का पूरा लेसन कवर किया है, सब कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए है, सम्स भी कवर किए, और ज्यादा मैंने आपका टाइम भी नहीं खाया है। बाबा रिवीजन ऐसे ही होगा ना, टाइम भी कम लगे, कवरेज भी ज्यादा अच्छा हो, तो ही मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं आपके पहले वाले एंट्री पे। परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। तो अगर आप स्कूटर परचेज करते हो तो आप एंट्री क्या मारने वाले हो, करेक्ट एंट्री क्या रहने वाली है हमारी, सो स्कूटर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 3000। अब इसमें गड़बड़ कहाँ पे हुई है, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। तो सर ये वाले पार्ट में कैश वाला पार्ट सही है, इस वाले पार्ट में गड़बड़ हुई है। किस वाले पार्ट में गड़बड़ हुई है, स्कूटर वाले में। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं नीचे लिख लेता, स्कूटर को आपको डेबिट करना चाहिए था ₹3000 से, गलती से मैंने क्या कर दिया, स्कूटर के जगह पे हमने कन्वेंस को डेबिट कर दिया। देखिए मैंने क्या कर दिया, स्कूटर के जगह पे मैंने कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कितने से, ₹3000 से। एग्रीड है। उसके बाद क्या आएगा, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहता है भाई साहब,
सर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री रहेगा, आपको कन्वेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से विच इज 3000। रेक्टिफाइड एंट्री आपकी क्या रहने वाली है सर, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री रहेगी स्कूटर अकाउंट डेबिट 3000 टू कन्वेंस अकाउंट 3000। इजी सा चीज है, इसमें तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर। अभी इसी चीज को मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या स्कूटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है सर, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, तो इसको मैं नो लिख लेता हूं। क्या कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, आप बोलोगे यस सर कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, तो इसको मैं यस लिख लेता हूं। तो जो भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है उसको मैं क्या लिखने वाला हूं, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3000। ये हो गया आपका फाइनल एंट्री। सर बाकी कुछ चेंज नहीं, बाकी कुछ चेंज नहीं, सिर्फ एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप रेक्टिफाई नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो तो, ठीक है। वैसे मैं आपका पॉइंट नंबर 8 पे चला जाता हूँ। अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। तो इस केसेस में हम एंट्री क्या मारने वाले हैं इसको भी समझ लेते हैं, बट इस एंट्री से पहले मैं आपको एक चीज लिख लेता हूँ। चलिए एक एंट्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 में कहीं पे तो होनी चाहिए, और एंटर्ड एज सेल। चलिए इस चीज को मैं लिख लेता हूँ, थर्ड एंट्री है इसकी। क्रेडिट परचेज A credit purchase of goods from Mr. P for ₹2000 was entered as sale। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर, हमने क्रेडिट परचेज किया मिस्टर पी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी अकाउंट, कितना अमाउंट रहेगा 2000। रॉन्ग एंट्री क्या किया, उसको अपने परचेज की जगह पे क्या एंटर्ड है सेल, मतलब आपने उसको एज अ सेल दिखाया, तो हम लोग एंट्री क्या मारेंगे, मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 एंड 2000। आपकी रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या रहेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू मिस्टर पी अकाउंट 2000। ये तो इजी चीज है सर। करेक्ट एंट्री क्या रहेगी, परचेज टू सेल, रॉन्ग एंट्री क्या है, मिस्टर पी टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू मिस्टर पी। अभी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी सर, ये तो हमें आ रहा है, परचेज को हमें डेबिट करना है, कितने अमाउंट से डेबिट करना है हमें 2000 से, सेल को हमें डेबिट करना है कितने अमाउंट से 2000 से, मिस्टर पी को हमें क्रेडिट करना है कितने अमाउंट से 2000 से, और वापस मिस्टर पी को वापस क्रेडिट करना है कितने अमाउंट से 2000 से। एग्रीड है, सिंपल सी चीज है। अभी सर इसी चीज को हमें मॉडिफाई करके मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी अकाउंट, इनका 2000 हो जाएगा एंड मिस्टर पी का 4000 हो जाएगा। नॉर्मली यहां तक हमारा एंट्री खत्म हो जाता है, बट क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला सम है, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में नहीं हो रही है बट नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, क्या क्या परचेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, यस। क्या सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, यस। क्या मिस्टर पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, नहीं, मिस्टर पी कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है उसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2000। वापस मैं लिखने वाला हूँ, सेल्स के लिए भी सेम ही लिखने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू मिस्टर पी अकाउंट, टू मिस्टर पी अकाउंट 4000। अभी इसी चीज को क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो बार रिपीट हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी अकाउंट 4000 एंड 4000। ये हो गई मेरी फाइनल एंट्री। थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो रहा था क्योंकि देखिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाता है ना, तो ये एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, एग्जाम में इजी हो जाएगा क्योंकि आप ये सब चीजें रफ में करने वाले, ये लोग हम लोग फेयर में कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख के कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। होपफुली ये एंट्रीज हमें समझ में आ रही है। हम आपके लास्ट वाले एंट्री पे आ जाते हैं।
amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? आपने परचेज किया एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेज, तो परचेज है भाई साहब, परचेज को कौन सा बैलेंस रहता है सर? परचेज को रहता है डेबिट बैलेंस, कितने का? 2395 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593. रॉन्ग हमने क्या कर दिया सर? आपने परचेज को 2395 के जगह पे आपने 2593 पोस्ट कर दिया, डेबिट ही पोस्ट किया रहेगा, कुछ नहीं बोला है तो। अभी मैं आ जाता हूँ रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पे। भाई साहब आपको क्या करना है सर? मुझे इसको क्रेडिट करना है, कितने से? 2593 से। रेक्टिफाइड एंट्री आपकी क्या रहेगी? रेक्टिफाइड एंट्री इज नथिंग बट योर करेक्ट एंट्री प्लस योर रॉन्ग एंट्री। तो आपकी करेक्ट एंट्री बोलती है कि भाई साहब डेबिट कीजिए, और आपकी रॉन्ग एंट्री बोलती है कि क्रेडिट कीजिए। क्योंकि क्रेडिट वाला एंट्री ज्यादा बड़ा है तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, साइन दोनों का अलग अलग है, बट क्रेडिट वाला एंट्री का अमाउंट ज्यादा बड़ा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू परचेज अकाउंट कितना है? क्रेडिट। देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा वाला साइन आएगा सर? 2593 वाला साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198 टू परचेजेस अकाउंट 198। होपफुली ये चीजें हमें समझी है, होपफुली ये चीजें हमें अच्छे से डाइजेस्ट हुई है। चलिए जिन्होंने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे वो एक बार इनको देख लीजिए। ये यहाँ पे आपके मेजर जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो यहाँ पे कवर हो जाती है अच्छे से। एक अपना अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है और एंट्रीज भी कवर हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर सकते हो आप। चलिए मैं क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ एंड कल नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं रिवीजन के लिए। चलिए बाय बाय।